नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम देखेंगे नेपाल के जो पीएम थे केपी ओली, उनका कैसे राइज हुआ, कैसे उनका फॉल हुआ। साथ ही साथ देखेंगे नेपाल में जो टर्मोइल चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उससे इंडिया के साथ रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हमने देखा, केपी ओली 2018 में पीएम बन के आए थे। एक ड्रामेटिक उनकी राइज हुआ था और एक ड्रास्टिक फॉल यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे उनके इवेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे नेपाल में इवेंट्स चेंज हुए, क्या इंडिया का इसमें रोल रहा और क्यों इंडिया को नेपालीज गवर्नमेंट जो है बार बार एक्यूज करती है कि नेपाल में ब्लॉकेड में इंडिया का हाथ था। आप स्टडी आईक्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, मंडे को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया है पार्लियामेंट को। अब जो प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी, उन्होंने मई में डिसॉल्व कर दिया था केपी शर्मा की एडवाइस पे। केपी शर्मा ओली जो पीएम थे, 2018 में पीएम बने थे, उनकी एडवाइस पे यहाँ पे कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया गया था, पार्लियामेंट को इनफैक्ट डिसॉल्व कर दिया गया था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ओली के राइवल हैं शेर बहादुर देवबा, उनको नया पीएम बनाया जाए। देवबा ने अब ओथ ले ली है, वो कंटिन्यू करेंगे एज अ न्यू पीएम ऑफ नेपाल। साथ ही साथ यहाँ पे ओली ने यह भी कहा कि मेरे पास मैंडेट थी, पर जो मैंडेमस है वो देवबा के फेवर में आया। मतलब जो भी यहाँ पे एमपीज थे वो सब मेरे फेवर में थे। ओली का ये कहना है कि अभी भी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मेरे फेवर में, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे देवबा को यहाँ पे पीएम बनाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा 2018 में 2/3 मेजोरिटी के साथ जब पार्लियामेंट के पोल्स हुए थे तो केपी ओली जो है वो कोलिशन पॉलिटिक्स में कोलिशन पार्टी के साथ जीत के आए थे। हम देखेंगे कि इंडिया की इनकी जीत में इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। इंडिया को क्रिटिसाइज करने की वजह से ये जीते थे। आपको याद होगा 2015 में नेपाल में मधेसी जो जो लोग हैं, उन्होंने तेराई रीजन में एक 134 डेज का ब्लॉकेट किया था बिहार नेपाल बॉर्डर पे। इस ब्लॉकेट की वजह से नेपाल में काफ़ी इश्यूज हुए थे। नेपाल में जाने वाले जो गुड्स थे वो टाइम से पहुंच नहीं पाए थे। ये वही समय है जब नेपाल ने चाइना से हेल्प लेने की कोशिश की और चाइना ने कुछ कुछ हेल्प उस समय की। तो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की नेपाल में शॉर्टेज हो गई थी, जो इंडियन बॉर्डर से जाती थी, ये सब चाइना से उनको मिलने लगी। ये रीज़न था कि तेराई में जो रहने वाले लोग हैं उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, उनको नए कॉन्स्टिट्यूशन में जगह चाहिए थी। रीज़न यही था कि सितंबर 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें जो मधेसी और थारूस हैं, जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं नेपाल के तराई रीजन के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ले लिया गया है, प्लस जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी नेपाल जो है वो ब्रेक कर रहा है। हमारी टेरिटरी में से वो फेडरल यूनिट्स को कार्व आउट कर रहा है। हमें जो सेल्फ रूल मिला हुआ है, हमें जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस मिले हैं, वो सारे इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के चलते चले जाएंगे। और इसलिए उन्होंने बिहार बॉर्डर पे 135 डेज तक एक ब्लॉकेट रखा। जो फ्रेंडशिप ब्रिज है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो रक्सौल से बिहार होता हुआ बिहार बॉर्डर होता हुआ नेपाल जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक है इंडिया और नेपाल के बीच में। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फूड सप्लाईज जो हैं वो नेपाल के काठमांडू तक जाती हैं, क्योंकि इस बॉर्डर से काठमांडू से 150 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अनडिक्लेयर्ड जो ब्लॉकेट था, इसमें नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे मधेसी लोगों को हेल्प कर रही है। पूरा का पूरा ब्लॉकेट मधेसी लोगों ने जो किया है, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट का पूरा इसमें रोल है। इंडियन गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट नेपाल में अनरेस्ट लाने की कोशिश कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट नेपाल की गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के एलिगेशंस जो है इंडिया पे लगाए गए। इंडिया ने 2015 में, 2016 में बार बार यही कहा कि हम इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ये आप लोग का इंटरनल मैटर है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के, वो राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। वहाँ की पॉपुलेशन आपसे राइट्स मांग रही है, आपको राइट्स देने चाहिए। बस हमारा इतना कहना है कि आप इस मैटर को पीसफुली इंटरनली सॉल्व करें। अब इसका बेनिफिट देखो, ओली ले गए। ओली ने 2016 से ही एक ग्राउंड बिल्डिंग करनी शुरू कर दी और एक नेशनलिस्ट की तरह वो नेपाल में दिखने लगे। उन्होंने नेपाल के लोगों को दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा ही नेपाल का डेवलपमेंट करूंगा, नेपाल को एक फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाऊंगा, फेवरेबल इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट बनाऊंगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा। और इस नेशनलिज्म की राइट पे जब उन्होंने इलेक्शन लड़े तो 2/3 मेजोरिटी वो जीत गए। 2/3 मेजोरिटी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में उनको मिल गई। उसका रीज़न कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल अंडर पुष्प कमल दहल, इन लोगों ने मिलके इलेक्शन लड़ा और एक नई पॉलिटिकल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। और इस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग कहा जा रहा था कि 30 साल की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो ख़त्म कर दी। ये माना जा रहा था कि नेपाल में जो 2018 में इलेक्शंस हुए हैं, 30 साल के बाद ऐसा मैंडेट नेपाल में किसी को मिला है। अच्छा, इसमें इस पॉलिटिक्स में
इस पूरे 2000 इलेक्शन के बाद इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी में एक डील हुई कि आधे टाइम मिस्टर ओली जो हैं वो पीएम रहेंगे और बाकी टाइम जो है वो प्रचंड वो पीएम रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो पीएम का पोस्ट थी ये दो जगह शेयर करी जानी थी। हमने कई बार हमने अपने भारत में भी देखा है कि इस तरह के सीएम के इलेक्शंस में कई बार होता है, यूपी में ऐसा हुआ है, बिहार में ऐसा हुआ है कि शेयरिंग बेसिस पे लोग सीएम की सीट को शेयर कर लेते हैं कि आधे टाइम एक एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, दूसरे टाइम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सीएम की पोस्ट संभालेगी। अच्छा, बात दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि जब ओली का टाइम पूरा होने लगा और प्रचंड का टाइम आया पीएम बनने का, तो ओली ने मना कर दिया और उन्होंने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि ओली की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी खराब हुई। ओली एक एक नारा लेके आए थे, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, प्रॉस्परस नेपाल। उन्होंने वाटरवेज कनेक्टिविटी की बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे अच्छी कुकिंग गैस डिलीवरी सिस्टम लेके आऊँगा, मतलब नेपाल में अच्छे दिन लेके आऊँगा। और ये अच्छे दिन के जो प्रॉमिस थे ये 2020 आते आते ही फेल होने लग गए और लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। एक यहाँ पे प्रॉब्लम और भी थी कि ओली ने जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये सब पीएमओ के अंडर लाने लग गए। मतलब जितनी भी इस तरह के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका मिसयूज करने लग गए और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वो बार बार परेशान करने लग गए और यही पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का कंसर्न भी था। अब जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई ओली के पीएम बनने की, प्रचंड को पीएम बनना था, कायदे से जो एक एक डील हुई थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की, उसके बीच में पीएम की जो चेयर है वो प्रचंड को मिलनी थी। लेकिन अल्टीमेटली उस फ्रिक्शन के चलते पॉलिटिकल पार्टी में एक फिर से ब्रीच आ गया, डिवोर्स हो गया, यूएमएल और माओइस्ट पार्टी जो है वो अलग हो गई और ओली ने अपनी सीट जो है वो देने से मना कर दिया। ओली ने यही कहा कि मेरे पास बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, मेरे पीछे काफ़ी मिनिस्टर्स हैं, मेरे पीछे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और मैं जो है पीएम की पोस्ट पे कंटिन्यू करूंगा। इसी के चलते प्रचंड ने अपना जो विड्रॉ है वो खींच लिया, विड्रॉ सपोर्ट जो है सॉरी उसको विड्रॉ कर लिया। और जैसे ही सपोर्ट विड्रॉ किया जो ओली की गवर्नमेंट है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई। डिस्पाइट ऑफ दिस ओली ने स्टेप डाउन नहीं किया, ओली एज अ पीएम जो है वो कंटिन्यू करते रहे। तो यहीं पे क्राइसिस जो है सारी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे ओली ने क्या किया? ओली ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं, अभी फ्रेश इलेक्शन कराएंगे 6 मंथ के बाद, और 6 मंथ तक वो पीएम बन के बैठे रहे। अब ये जो पूरा पार्लियामेंट का प्रोसीजर था इसका ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को नहीं मिलने लगी, क्राइसिस जो है वो यहाँ पे होने लगी। तो इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस तरह के मिसमैनेजमेंट को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि पीएम ओली जो हैं वो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब उनके पास पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, उनके पास नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, फिर भी वो एज अ पीएम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 23 फरवरी 2021 को यहाँ पे डिसॉल्व करा दिया, पार्लियामेंट के डिसोल्यूशन को नल एंड वॉइड करा दिया। जो ऑलरेडी डिसॉल्व चल रही थी उसको नल एंड वॉइड करा दिया और ये कहा कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन है ये कंटिन्यू होगा, इसका डिसोल्यूशन गलत था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आपने ये भी देखा कि फिर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाने की बात की, लेकिन जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ फिर से कंप्लेंट्स आने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट वापस फंक्शन करेगी, बैठेगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आएगी और चूज करेगी कि कौन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होगा। अब ओली को पता था कि उनके फेवर में जो वोट्स हैं वो नहीं आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी उनके फेवर में नहीं बैठे हुए, तो उन्होंने पार्लियामेंट के सेशंस को स्किप करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो एक पार्लियामेंट ऑर्डर लेती है, जो लॉज बेसिकली वो बनाती है, वो सब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से लाने स्टार्ट कर दिए। अब इसी के साथ जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो कहा जाता है कि ओली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गए थे। वो हारने के बाद भी जो प्रेसिडेंट भंडारी हैं उन्होंने आर्टिकल 76 क्लॉज 3 ऑफ द नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के चलते उन्हें फिर से रीअपॉइंट कर दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे ये भी कहा गया मई 21 को कि एक सुटेबल कैंडिडेट को देखा जाएगा। सुटेबल कैंडिडेट जो है वो स्टेक क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देवबा जो हैं वो नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने 149 एमपीज की लिस्ट सबमिट कर दी और कहा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। अब देवबा के सपोर्ट में और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ की छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, लेकिन दूसरी तरफ 153 एमपीज लेके ओली भी खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पास भी मेजॉरिटी है। अब भंडारी ने क्या किया, दोनों के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया और भंडारी ने यानी प्रेसिडेंट ने, अब क्योंकि प्रेसिडेंट को पता था कि ओली बन नहीं सकते और देवबा को बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो ओली को सपोर्ट कर रही है काफ़ी लंबे समय से, तो इसलिए फाइनली यही किया गया कि जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया और डिसोल्यूशन के बाद ओली को अपॉइंट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर अंटिल
नेक्स्ट इलेक्शंस। तो एक बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पॉलिटिकल बिना किसी डेमोक्रेटिक वोट्स के, बिना किसी बैकिंग के ओली जो है वो कंटिन्यू करते नवंबर 2021 जब फिर से इलेक्शंस होने हैं नेपाल में। अब सुप्रीम कोर्ट में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, लगभग 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें कंप्लेंट फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस को साइड रख दिया और देओबा को नया पीएम अपॉइंट कर दिया। तो ये काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुआ है। साथ ही साथ अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी कह रहे हैं कि हम एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आएंगे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। ओली तो बाहर गए गए, साथ में वो कह रहे हैं कि हमें प्रेसिडेंट भंडारी को भी हटाना है क्योंकि प्रेसिडेंट भंडारी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम किया है। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रेसिडेंट मोशन जो है, एक प्रेसिडेंट को रिमूवल का जो मोशन है जिसे आप इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी क्राइसिस यही चल रही है, कहा जा रहा है कि देओबा की जो पॉलिटिक्स है, देओबा की जो पॉलिटिक्स है वो भी साथ ही साथ थोड़ी अनसर्टेनिटी में है। अब देओबा के साथ क्या है कि देखो, एमपीज उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन कब तक सपोर्ट करेंगे और ये सरकार कितनी आगे चलेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन हो चुका है वोट। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं वो मिलके शायद अपना रिप्रेजेंटेटिव भी लेके आएँ या फिर फाइनली सबसे सब सपोर्ट खींच लें और अगले 6 महीने तक देओबा जो है वो केयर टेकर पीएम की तरह कंटिन्यू करे और फर्दर फिर नए इलेक्शंस हो। तो अल्टीमेटली ये है कि जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस इस समय नेपाल में हो रही है उससे इंडिया नेपाल के रिलेशंस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे नेबर्स का स्टेबल रहना हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी है। एक ओपन बॉर्डर है, लॉन्ग पोरस बॉर्डर है। अगर नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता तो इंडिया के लिए हमेशा से वो एक क्राइसिस रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले की तरह नेपाल के लैंड को मिसयूज़ कर सकता है। चाइना जो है वो नेपाल के इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपाल की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया के लिए सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अभी 6 ही साल हुए हैं, वो ठीक से आगे वर्क करे और एक नया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश हो। इससे नेपाल जो है वो पीसफुल रहेगा और जैसे ही नेपाल पीसफुल रहेगा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा और नेपाल का डेवलपमेंट इंडिया के बॉर्डर्स के लिए काफ़ी नेसेसरी है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com में हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।